नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि नया साल प्रारंभ हुआ है और नए साल में खिचड़ी और पतंगबाजी की बात ना हो तो फिर बात क्या हो। वैसे तो मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर आते हैं और सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में और हमारी भारतीय संस्कृति में इसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है। हमारे भारत में विभिन्नताओं में एकता पाई जाती है। हर पर्व हर प्रदेश में अलग संस्कृति अलग सभ्यता के साथ मनाया जाता है। वैसे ही मकर संक्रांति भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आज हमारे यहाँ कुछ मित्र उपस्थित हुए हैं। हमारे एक और हैं नवीन जी, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से हैं, और हमारे दूसरी ओर हैं पूजा जी, जो कि बलिया बिहार से हैं। हम जानेंगे कि हमारे देश के भिन्न भिन्न जगहों पे कैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो पहले हम बात करते हैं पूजा से। पूजा, आप बताइए कि आपको पता है किस प्रदेश में कैसी मकर संक्रांति होती है कुछ? रागनी, वैसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में कह ले तो सेम एक ही तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ चीज़ें भिन्न होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत महत्व है। वैसे मैंने बनारस में भी देखा है कि स्नान का बहुत महत्व है। जैसे आपने बोला कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में कैसे मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि भारत की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे कई तरह के त्यौहार होते हैं जो एक ही होते हैं बेसिकली, लेकिन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में इसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं, जो कि मकर संक्रांति तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है। लेकिन पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहरी का फेस्टिवल मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से इसी त्यौहार को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसे सिर्फ संक्रांति बोल के मनाते हैं, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। वैसे ही केरल, तमिलनाडु और केरल में वहाँ का पोंगल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है वहाँ का। जैसे मकर संक्रांति कृषकों के लिए कहते हैं कि ये किसानों का मुख्य त्यौहार होता है, क्योंकि इसमें नई फसलें कटती हैं और फिर नई फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए सूर्यदेव, इंद्र और वायुदेव की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दूध, घी और गुड़ के प्रसाद बनाए जाते हैं और सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है, जिसे पगल बोलते हैं, जिसका तमिल भाषा में अर्थ होता है उबाला हुआ प्रसाद। तो तमिल और पोंगल की एक खासियत ये भी है कि ये तमिल कैलेंडर के अनुसार तमिल समाज का या तमिल समुदाय का जो बोल सकते हैं वो प्रथम फेस्टिवल होता है। तो मुझे लगता है कि हर राज्य की एक अपनी खासियत है और हर राज्य की एक अपनी पहचान है। तो तमिलनाडु की पहचान अगर हम किसी त्यौहार से कहें तो पोंगल वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और आपने भी देखा होगा कि जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में जो वृषभ होता है वो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और किसानों का भी प्रतीक है। खेत में हल द्वारा खेत की जुताई की जाती है। तो इस दिन किसान अपने अपने बैलों को बहुत उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको अच्छे से सजाते हैं, फिर जल्लीकट्टू के मैदान में लेके जाते हैं। एक बहुत बड़ा और पारंपरिक खेल है। हमारे एक और मित्र हैं नवीन कुमार। तो नवीन, बताइए, जैसे पूजा ने बताया कि तमिलनाडु में पोंगल है, तो क्या किसी और राज्य में ऐसा ही किसी और नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है जो वहाँ का प्रमुख त्यौहार हो? हाँ, ऐसा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति और खिचड़ी नाम से, लेकिन अगर हम गुजरात में जाएं तो गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से। उत्तरायण में क्या होता है, वहाँ 14 तारीख को सबसे पहले पतंग उड़ाई जाती है, पतंगबाजी प्रतियोगिता रखी जाती है और उसके बाद सब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मतलब पूरे राज्य में कम से कम प्रतियोगिता रखी जाती है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर भी प्रतियोगिता रखी जाती है। और पहले दिन प्रतियोगिता होती है, दूसरे दिन उसके बाद खाना पकवान और मिठाइयाँ और ये सब बांटे जाते हैं। दान का वो है कि हम सुबह 15 को ये किया जाता है कि हम स्नान करके फिर दान करते हैं और फिर खिचड़ी, वहाँ खिचड़ी पे नहीं बनता, वहाँ खिचड़ा बनता है, जो कि वहाँ पे खिचड़ा बनता है जो कि चावल से न बनकर वो गेहूं के साथ बनता है। वो दाल और गेहूं के साथ बनता है। और वहाँ पर बासी जो 15 तारीख को मनाया जाता है उसे बासी संक्रांति कहते हैं या बासी उत्तरायण भी कहते हैं। मुझे याद आ रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे उत्तरायण कहते हैं, तो ऐसे मतलब खिचड़ी जो बहुत प्रसिद्ध है वो है पंजाब की। वहाँ पे इसे खिचड़ी ना कह के लोहड़ी कहते हैं। और पंजाब में ही नहीं, उत्तरी राज्यों में जैसे हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे भी
लोहड़ी मनाई जाती है, लेकिन पंजाब में लोहड़ी का एक अलग ही महत्व है। तो जानते हैं पूजा से कि पूजा बलिया में क्या होता है? रागनी, बलिया में भी तो सेम चीज़ें ही मनाई जाती हैं, लेकिन जैसे बनारस माघ मेला, प्रयागराज का माघ मेला प्रसिद्ध है, वैसे ही बलिया में भी गंगा स्नान करने के बाद, जो कि बलिया को भृगु क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे दरदर मुनि के शिष्य हैं भृगु जी। तो वहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद भृगु जी के मंदिर में दर्शन पूजन का एक बहुत प्रचलन है। लोगों के अंदर मान्यताएँ हैं कि भृगु बाबा का दर्शन करने से और वहाँ पे दान पुण्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है या हमें पुण्य मिलता है। ऐसे ही चीज़ें प्रचलित हैं। जैसे कि बनारस में भी गंगा स्नान का बहुत प्रचलन है। तो नवीन, तुम बताओ कि बनारस में कैसी चीज़ें जैसे कि बताया कि गंगा स्नान का हर जगह महत्व है। मकर संक्रांति हो और गंगा स्नान न हो तो वो फिर त्यौहार माने नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन मेन ये गंगा स्नान और सूर्य पूजा ही होती है। तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और पूजा की जाती है। जहाँ पर बात आ जाती है, वहाँ कोई अपने कुल देवता की पूजा करता है। सूर्य की पूजा के बाद कोई अपने कुल देवता की पूजा करता है, मतलब जो जिसमें मानता है वो उनका पूजा करते हैं। जैसे हमारे विंध्याचल में है तो लोग स्नान करके आते हैं तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, वहाँ शक्तिपीठ है, तो वहाँ दर्शन करके फिर दान पुण्य का काम करते हैं। और फिर अपने घर पे जाकर गुड़ से बनी मिठाइयाँ और गुड़ से बने चीज़ों को वो दान करते हैं, जिसमें खिचड़ी भी रहती है, जिसमें चावल और खिचड़ी के लिए चावल दाल और उसमें खिचड़ी में डाली जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, हल्दी नमक वगैरह, वो सब भी दान किया जाता है। और ऐसा केवल मिर्जापुर क्षेत्र में नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश फेमस है। यहाँ की पतंगबाजी भी बहुत फेमस है। जब गंगा किनारे पतंग उड़ते हैं तो उनको देखने का जो नज़ारा होता है वो काबिले तारीफ़ है। मतलब इंसान अगर एक बार देख ले तो फिर वहाँ दोबारा ज़रूर आएगा। तो गंगा के गंगा किनारे जो घर हैं वो काफ़ी सटे हैं, तो ऐसे में पतंग जब उड़ते हैं तो एक दूसरे के छत पे जब चले जाते हैं पतंग, तो वहाँ लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं यहाँ वैसे, और इसी में तो मज़ा है। वही सही बात है, आसपास में लड़ाइयाँ होती है, प्लस बच्चे तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ में पड़ोस में उनकी मम्मियाँ फैमिली भी लड़ जा रही हैं कि उसमें क्या होती है कि किसी का, और उसमें क्या है जब लड़ाई होती है तो उसमें बड़े लोग जो होते हैं वो मंजे पे ज़्यादा वो करते हैं कि कहीं मंजे से किसी को नुकसान न हो जाए, मंजे से हाथ न कट जाए, इसलिए डांट भी बहुत पड़ती है। लेकिन वो उत्साह इतना होता है कि उसमें डांट वगैरह का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि मैंने देखा है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी पतंग उड़ाते हैं। जब बच्चों से पतंग अच्छे से नहीं उड़ती तो मैंने देखा है जो दादाजी लोगों के उम्र के लोग होते हैं वो भी उतने ही उत्सुकता के साथ पतंगबाजी करते हैं जितना कि कोई बच्चा या युवा पतंगबाजी कर रहा हो। न्यू ईयर आते ही ये सोच छा जाता था कि अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, मकर संक्रांति को लेकर जो भी सामान है वो लाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो पहले से 15 दिन पहले से तो तैयारियां अमूमन शुरू ही हो जाती थी, लेकिन अब तो एक दिन में एक अलग सा माहौल रहता था उसमें। ऑनलाइन सिस्टम हो गया। हाँ बिल्कुल, एक अलग से उसमें माहौल रहता था परिवार में कि 15 दिन पहले से ही तैयारियां हो गई हैं और चाचा चले गए हैं कोई सामान लाने और ये इधर चले गए हैं और मम्मी लोग अपना तैयारी कर रही हैं कि क्या किस बार बनाना है, लिस्ट वगैरह तैयार हो रही है। और उसी में मजा आता था जब सारे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे होके ये सारी चीजें बनाते थे। तो सिर्फ वो मिठाइयाँ नहीं बनाते थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पूरी फैमिली का जो एक प्रेम होता है ना, वो सारी चीजें उसमें बन जाती थी, जो कि अब इसका क्रेज बहुत धीरे धीरे कम हो गया है। इसका एक कारण ये त्योहार मतलब खत्म होता जा रहा है, इसका एक कारण ये है कि फोन है। हमारा पहले के बच्चे क्या होते थे कि पतंग लेके सुबह से ही तैयार रहते थे, गुड्डू पतंग उड़ाना है और पतंग उड़ाने बनारस में इसे गुड्डी कहते हैं। और सुबह से बच्चे उत्साह में रहते थे कि कब पूजा हो और हम छत पे पतंग ले जाके अपना उड़ाना स्टार्ट करें, कब प्रतियोगिता स्टार्ट होगी। घाट पे जाके गंगा के जी के अंदर जाके स्नान करने से अच्छा है कि अपने घर में 2 बूंद गंगा जल ले ले तो भी हमें उतनी ही पवित्रता और पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा पहले ही होता है कि जिसके घर से दूर है गंगा तो वो क्या है गैलन वैलन भर के लाते हैं, लोग गंगा जल मंगाते रहते हैं। तो वो जो दूर है, जो नहीं पहुंच सकते या फिर बुजुर्ग हैं, तो वो मकर संक्रांति के दिन गंगा जल पानी में डाल के वो लोग स्नान करते हैं और फिर वहीं से पूजा पाठ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हम मतलब जो हमारी जनता है या जो लोग हैं उनसे एक ये हम कह सकते हैं कि निवेदन कर सकते हैं कि फेस्टिवल बेशक मनाइए, त्यौहार है आपका, हमारा त्यौहार है, मनाइए,
लेकिन हमें अपने जो इस टाइम वायरस चल रहा है, तो जो सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, हमें उसका भी पालन करना है। तो बेहतर होगा कि घर से बाहर निकल के गंगा स्नान करके फेस्टिवल बनाने से अच्छा है कि हम घर में रह के मनाएं, घर में ही रह के उसको एंजॉय करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।